Today we'll be doing enhanced survey program. So enhanced survey program basically tankers, bulk carriers पे ज़्यादा रहता है and chemical tankers. So enhanced survey program is provided by the shipping company to the flag state and accordingly the survey is done. So the guidelines apply to all self-propelled bulk carriers of 500 gross tonnage and above, other than double hull bulk carriers. So the guidelines apply for surveys of hull structure, piping, cargo holds, cofferdam, pipe tunnel, void spaces, fuel oil tanks within your cargo area and all ballast tanks. So इस overall survey होता है, that is survey intended to report for overall condition of the hull, painting कैसा रहा, paint structure कैसा है, plus इसमें additional close-up survey भी, it should be within the reach of the hand, so that closely कोई cracks है उसको. Close-up survey is done for detailed components within the close visual inspection range, that is within the reach of your hand. इसमें substantial corrosion अगर 10% का ना, जो भी शिप्स IACS मतलब है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से बनते हैं, तो सब्सटैंशियल कोरोजन जो होता है दैट इज एक्सटेंट ऑफ कोरोजन such that assessment of corrosion pattern indicates gauge thickness और measured thickness, वो उसमें measuring करते हैं. So एक corrosion prevention system लगाते हैं and this is a hard protective coating which can be epoxy or equivalent, and other coating system which is neither soft nor semi-hard may be considered as acceptable alternatives. अब सर्टन एरियाज होते हैं जहां आपका शिप बकल कर सकता है, क्रैक कर सकता है, या अगर सिस्टर शिप हो चुका है ऐसा, तो उसको भी हम क्रिटिकल स्ट्रक्चर एरिया कहते हैं जहां सिमिलर क्रैकिंग है. तो लोकेशन वो आइडेंटिफाई करते हैं विद कैलकुलेशंस कि इसको मॉनिटर करना चाहिए कि यहाँ से क्रैक ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है सर्टन शिप बिल्डिंग के टाइम इनहेरेंटली एक वीक पॉइंट था और शिप अकॉर्डिंगली उस वीक पॉइंट से क्रैक कर गया और डूब गया, तो अकॉर्डिंगली उसके सारे सिस्टर शिप्स की भी चेकिंग होगी. तो सिस्टर शिप सेंसिटिव टू क्रैकिंग, बकलिंग एंड कोरोजन वुड इम्पेयर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द शिप, तो वो एरियाज भी चेक करेंगे. देन आपका इंटरमीडिएट एनहांस सर्वे होता है दैट इज एडिशनल टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनुअल सर्वे, either on the second or third annual survey or between the surveys, or extent of the survey will depend on the age of the vessel. तो 10 साल से ऊपर होता है तो एनहांस सर्वे शुरू हो जाता है. अब ESP को नॉर्मली हम पीरियोडिकल सर्वे जो होता है नॉर्मली ड्राई डॉकिंग में ही करते हैं, क्योंकि सेलिंग में करना मुश्किल है. मैंने तो सेलिंग में कराया था, बट सेलिंग में करना मुश्किल है क्योंकि क्लोजअप सर्वे के लिए टैंकर में टैंक को फिलअप करना पड़ता है और फिर उसको धीरे धीरे कम करना पड़ता है, राफ्टिंग करनी पड़ती है, विच आई डिड एज मास्टर, बट हर बंदा नहीं कर सकता. So as part of preparation of periodical survey, survey program should be dealt in advance of the survey, and इसमें आपका enhanced survey में thickness measurement होगा ultrasonic gauges से, ये checking होगी सारी. So that should not be held before 4th annual survey. The survey जो होगा that will include examination, test, checks of sufficient extent कि आपकी hull and related piping है वो बराबर है, and it is fit for intended purpose for the new period of validity of cargo ship safety construction certificate, जिसमें आपके बराबर मेंटेनेंस हो और periodical survey due date से पहले हो. अब एनहांस सर्वे प्रोग्राम जो है एनुअल सर्वेज पे भी होता है, जो हर साल आपके सर्वे होते हैं, जिसमें इंश्योर किया जाता है दैट हल, वेदर डेक, हैच कवर, कोमिंग, पाइपिंग, ऑल दीज आर इन सैटिस्फैक्टरी कंडीशन, और इसकी हिस्ट्री, कंडीशन, एक्सटेंट ये बराबर चेक किए जाते हैं, इनकी सर्वे रिपोर्ट फाइल में मेंशन करते हैं. फिर आपकी एग्जामिनेशन होती है हल प्लेटिंग की, क्लोजिंग अप्लायंसेस की, वाटर टाइट के जो ओपनिंग्स हैं और या पेनिट्रेशंस हैं उनकी, वेदर डेक की, हैच कवर की, कोमिंग की, ये सारी डिटेल एग्जामिनेशन होती है.
प्लस इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है एनुअल सर्वे की, विच में बी सर्वे आइदर ऑन द सेकेंड और थर्ड एनुअल सर्वे और बिटवीन एट इंटरमीडिएट सर्वे। और इसका एज जो है, आपकी एज ऑफ वेसल के ऊपर डिटेल सर्वे होता है। ये मैं आपको डिटेल मेल कर दूंगा, बट इतनी डिटेल आपको कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो फिर हाई लेवल का हो जाता है। लेकिन वो डिटेल जो है वो मैं आपको मेल कर दूंगा आपके रिकॉर्ड्स के लिए। Now, concurrent crediting of intermediate survey and renewal survey of surveys and thickness measurement should not be acceptable। कि आप कोई भी बीच में सर्वे करवा के कर लो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एनहांस सर्वे प्रोग्राम के हिसाब से थिकनेस मेजरमेंट जो हुई उसी को एक्सेप्ट करना है, कोई और सर्वे की नहीं। अब कैसे प्रिपेयर करते हैं ईएसपी? तो ओनर जो है इन कोऑपरेशन विद फ्लैग स्टेट विल वर्क आउट द सर्वे प्रोग्राम। मेन सर्वे कराने से पहले दे हैव टू प्रिपेयर दिस प्रोग्राम, और इसको हम करते हैं आइदर रिन्यूअल सर्वे पे, इनिशियल सर्वे पे नहीं कराएंगे, रिन्यूअल सर्वे पे कराएंगे, या इंटरमीडिएट सर्वे पे कराएंगे फॉर बल्क कैरियर्स ओवर 10 इयर्स ऑफ एज। फिर ये प्रोग्राम है, इट शुड बी इन रिटन फॉर्मेट एंड दिस survey should not commence until the program has been agreed by your flag state also. Now, before your development of survey program, एक questionnaire भरा जाता है by the owner and that is forwarded to the flag state. अगर वो पूरा भरा जाता है, then flag state accordingly उसको accept करेगा। So, survey program at intermediate survey will consist of survey program at previous renewal surveys plus your condition evaluation report। कि आपकी renewal surveys में क्या report थी, बाकी surveys में क्या report थी जहाज की, उसके basis पे survey program intermediate survey पे होगा। तो ये इसका मैंने आपको इतना डिटेल नहीं कराया है, क्योंकि अननेसेसरी वो बहुत डिटेल आपकी जरूरत नहीं है, बट मेल कर दूंगा वो डिटेल्स। अब मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करा रहा हूँ, वो डिटेल लर्निंग कराऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। अब आता है कैश कैप। टैंकर्स में दो टाइप के सर्वे होते हैं, एक कंडीशन असेसमेंट स्कीम और एक कंडीशन असेसमेंट प्रोग्राम। कंडीशन असेसमेंट स्कीम जो है वो मैंडेटरी है, जबकि कंडीशन असेसमेंट प्रोग्राम जो कैप है वो वॉलंटरी है। पहले आपको ये दिखा देता हूँ चार्ट, उसके बेसिस पे आगे कर। तो आपका जो इंस्पेक्शन सोर्स है, आईएलओ के इंस्पेक्शंस है, आईएमओ के इंस्पेक्शंस है, फ्लैग स्टेट के लॉज हैं, ये सारे आपके इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। फिर आपकी क्लास आपका इंस्पेक्शन कराती है, इंश्योरेंस कंपनी भी करेगी, ऑयल मेजर भी करेगा, वेटिंग कराएंगे, शिप ओनर्स इकोनॉमिक इंसेंटिव ये भी सर्वे करेंगे। तो ये ऑयल मेजर और शिप ओनर तो कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस के लिए करेगी सर्वे। देन क्लासिफिकेशन सोसाइटी, आईएमओ, आईएलओ, फ्लैग स्टेट, ये सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है क्लास की, वो सर्वे होंगे, और इनके ऊपर ये वाले रिक्वायरमेंट्स पे पोर्ट एंड फ्लैग स्टेट कंट्रोल करेंगे। तो इनके इंस्पेक्शन जो ये वाले हैं वो इनिशियल, एनुअल, इंटरमीडिएट, पीरियोडिकल, रिन्यूअल। पीरियोडिकल तो 5 ईयरली है, रिन्यूअल इनिशियल के 5 साल बाद रिन्यूअल क्लास के कंजक्शन में होता है। और इनमें आपके सर्टिफिकेट्स होंगे सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, रेडियो के, लोड लाइन के, मारपोल के, गैस कैरियर्स के, केमिकल टैंकर के, आईएसएम के, आईएसपीएस के, सारे टाइप शिप्स पे ये इंस्पेक्शन होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस इंस्पेक्शंस होते हैं, और उसमें एरिया आ जाता है कैश एंड ईएसपी। कैप नहीं आता, कैश एंड ईएसपी। कंडीशन असेसमेंट स्कीम, एनहांस सर्वे प्रोग्राम, ये दोनों मैंडेटरी। जो कंडीशन असेसमेंट स्कीम है वो ओनली ऑयल टैंकर्स के लिए होता है, और एनहांस सर्वे प्रोग्राम ये ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स और बल्क कैरियर तीनों के लिए होता है।
अब अगर हम करें कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स में, वेटिंग कंपनी के इंस्पेक्शंस हैं जो ऑयल मेजर्स एंड शिप ओनर्स इंसेंटिव करते हैं, उनमें इंस्पेक्शन आएगा वेटिंग इंस्पेक्शन, सीडीआई, ओसीआईएमएफ, सायर का, ऑयल मेजर्स का, राइट शिप, ग्रीनवर्ड, ये सारे वेटिंग इंस्पेक्शंस हैं। उनके लिए जो जरूरी सर्वेस किए जाएंगे वो कैप है, जबकि वॉलंटरी है। ये वेटिंग वालों के लिए है, ये आपकी क्लास का नहीं है। कैप इज नॉट फॉर क्लास और नाइदर इट्स फॉर इंश्योरेंस। कैप इज वॉलंटरी, जबकि कैश मैंडेटरी है, विच इज फॉर इंश्योरेंस। ईएसपी इज फॉर इंश्योरेंस। कैप, हल, मशीनरी, स्ट्रक्चर, कार्गो ऑपरेशन मैनेजमेंट वॉलंटरी है। टैंकर्स में केमिकल टैंकर, गैस कैरियर, बल्क कैरियर्स में होता है। इसकी आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ओरल्स में आपके बड़ा काम आता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ओरल में बड़ा काम आएगा आपको। ये सब चीजें नॉर्मली ओरल में ज्यादा पढ़ते हैं। चलो मैं करा रहा हूँ तो आपको समझ भी आ जाएगा। So condition assessment scheme जो है, that is category 2 and category 3, which is non-double hull tankers. Oil tankers must satisfy with no outstanding recommendation by 15 years of age, by first intermediate or renewal survey after 5th April 2005, जो भी बाद में होता है। अब ये सपोज आपका टैंकर है, इसका टैंक है, तो ये कौन सी प्लेट्स है बेटा, ये तो बता दो। अब तो शिप कंस्ट्रक्शन भी हो गया, इन प्लेट्स को क्या कहते हैं? शिप कंस्ट्रक्शन तो हो गया ना अब तो बताओ। पता ही नहीं है, सब सोए हुए हो, पता ही नहीं है क्या चीज है ये, कौन सी प्लेट है ये? प्लेटफॉर्म है खड़ा होने के लिए? किसी को मालूम नहीं है? सरप्राइजिंग। आप लोग 28 लोग हो, 28 लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। इतनी बार बताया ही है, इसको मालूम नहीं है। चलो हिंट देते हैं, एस से होता है शुरू। अब नाम बताओ क्या है? स्ट्रिंजर प्लेट। स्ट्रिंजर प्लेट है भाई, ये भी स्ट्रिंजर है। स्ट्रिंजर प्लेट बताओ। सब लोग सो गए हैं, नाम दिखाया, बढ़ा दिया सब, लेकिन जब एक्चुअल दिखाया तो कुछ पता ही नहीं। अरे भाई आप टैंक में गए हो, ये स्ट्रिंजर प्लेट और उसके आगे जो प्लेट लगी है वो फेस प्लेट है। ये जो आगे प्लेट लगी है वो फेस प्लेट है, और ये पूरी प्लेट नीचे वाली को स्ट्रिंजर प्लेट करेंगे। इसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिंज, ये आपकी 4.5 वाली स्ट्रिंजर है या थर्ड शिप स्ट्रिंजर है। ये वाला लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ देगी और ये ट्रांसफर स्ट्रेंथ देगी। तो कंडीशन असेसमेंट स्कीम में सारा पेंटिंग देखी जाती है, पेंटिंग कितनी बची कि नहीं, कितना करोजन हुआ, दैट ऑल दे चेक इन कंडीशन असेसमेंट स्कीम फॉर टैंकर्स। तो इसका पर्पस क्यों है? बिकॉज ऑफ मार्पोल 73-78। अब इससे फायदा क्या है? कंडीशन असेसमेंट स्कीम से फायदा क्या है? मैंडेटरी है। एक तो आपकी रेट कोटिंग कैसी है, पेंटिंग कैसी है, इसमें कितना करोजन हुआ, इफेक्ट्स कितने हैं, कहाँ सब्सटैंशियल करोजन हुआ। सब्सटैंशियल करोजन का मतलब है अगर हमने लिमिट बना दी, उसका 75% लिमिट करोजन हो गया, दैट इज सब्सटैंशियल करोजन। फिर आपके एनोड की हल पे क्या कंडीशन है वो चेक होगा। And this is applicable on oil tankers of 5,000 deadweight and above and 15 years and over after date of delivery of ship. दूसरा तो छोड़ दो, पहला वाले ही पढ़ लो, इसको बाकी छोड़ दो क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सिर्फ आप यहीं तक पढ़ो, इसको छोड़ दो। 5,000 deadweight and above of 15 years and
over after the date of delivery of ship, 15 साल से ज्यादा हैं, carrying crude oil as cargo 15 degrees and at a density higher than 900 kg per meter cube but lower than 945, इन सब में कैश कराना पड़ेगा। तो 5000 से ऊपर, 15 साल से ज्यादा, जिनकी डेंसिटी जो है इसको समझ लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ लो 0.9 और इसकी 0.94, इन दोनों के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी है 15 डिग्रीज पे, तो कार्गो जो क्रूड ऑयल कैरी करते हैं तो उनको कंडीशन असेसमेंट स्कीम करानी पड़ती है। इसकी वैलिडिटी होती है 5.5 साल और इंस्पेक्शन कैरी आउट किया जाता है अलॉन्ग विद क्लास रिन्यूअल और इंटरमीडिएट सर्वे। इसमें आपका हल स्ट्रक्चर कवर होगा, इसमें आपकी कोटिंग कंडीशन चेक की जाएगी टैंक, और इसमें क्लोजअप सर्वे जो होगा, सारे बैलेंस टैंक्स का क्लोजअप सर्वे विल बी डन। कार्गो टैंक का मिनिमम क्लोजअप ऑफ 1 कार्गो टैंक विल बी डन, 30% ऑफ रिमेनिंग कार्गो टैंक्स का क्लोजअप होगा। वैलिडिटी ऑफ थिकनेस मेजरमेंट यहाँ 18 महीने की है और इसको 18 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। सेकेंड वाला जो कैप है, ये कंडीशन असेसमेंट प्रोग्राम है। दिस इज वॉलंटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। दिस इज ऑफर्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी मेंबर्स। इसमें आपके हार्मोनाइजेशन नहीं होता, मतलब आपके दूसरे सर्वे के साथ क्लब नहीं होता। और कैप में एक और चीज ऐड की जाती है, फटीग असेसमेंट्स, मतलब किस प्लेट में कमजोरी है या नहीं है, इसको भी ऐड किया जाता है। देखो, कैश में थिकनेस मेजरमेंट, क्लोजअप सर्वे, कोरोजन, ये तो चेक करते हैं, फटीग असेसमेंट नहीं करते। उनकी फटीग अगर हो जाती है तो क्रैक डेवलप हो सकता है और वो बहुत फास्ट प्रोपोगेट करेगा, उससे जहाज डूब सकता है 2 मिनट में। तो कैप में वो कराया जाता है। सो दिस कैप इज रिक्वायर्ड बाय ऑयल मेजर्स वेटिंग में। और कैप से आपका जो रेट, स्टील का कंडीशन क्या है, कोटिंग का कंडीशन क्या है, किस एरियाज में डिफेक्ट है, किस में सब्सटैंशियल कोरोजन है, कहाँ आपका कंडीशन एनोड्स का, ये तो वही है, जितना इतना तक तो वही है जो कैश में था। एक्स्ट्रा जो आ जाता है वो फटीग असेसमेंट आ जाता है। इसमें एक और चीज आ जाती है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, फटीग असेसमेंट जगह नहीं है, चलो इसमें जगह ही नहीं है, तो फटीग असेसमेंट इसमें एक्स्ट्रा आएगा, कैप में नहीं, जो कैश में नहीं है। एप्लीकेबल ऑफ टैंकर्स मोर देन 15 years of age and above dead weight, and this is required by oil major, normally इसकी वैलिडिटी 2-3 years। अब यहाँ चलो, अब आपको ये पूछा जाए ये क्या चीज है भाई, कंस्ट्रक्शन में इसको क्या क्या कहते हैं, इसको सब पढ़ा दिया और अब राय देख रहे हो क्या है ये, कोर्स कंप्लीट हो गया और किसी को मालूम ही नहीं क्या चीज हो रही है। तो आप टैंक में जाओगे तो बोलोगे भाई हम किताब खोलेंगे फिर हम बताएंगे क्या चीज है, वैसे हमें नहीं पता, है ना। तो जब टैंक जाओगे तो फिर आप बोलोगे भाई हम तब बताएंगे जब हम खोलेंगे किताब, तब पता लगेगी, वैसे नहीं पता। और ये क्या है, चलो ये नहीं पता, अब ये क्या चीज है और ये क्या चीज, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या है और ये क्या है, डिफरेंस क्या है, पता ही नहीं है कुछ, कोई गेस नहीं। शिप साइड में क्या होता है, क्या सपोर्ट करता है वाटर प्रेशर स्ट्रेस को, क्या चीज है, हैं? बोलो बोलो फिर से, क्या बोला, ये क्या है, ट्रांसवर्स बल्कहेड। बेटा ट्रांसवर्स बल्कहेड तो ये है, हैं? क्या है, बोलो बोलो, फ्रेम्स है यार, एफ से फ्रेम्स है, सीधी बात है यार। इतनी बार वीडियो दिखाया, पढ़ाया, उसके बाद भी आपको मालूम नहीं चीज क्या है। ट्रांसवर्स बल्कहेड ये है, ये कहाँ से ट्रांसवर्स बल्कहेड हो गया, ऐसे भी कुछ फेंक दिया। अब ये क्या है, एरो दिखा रहा हूँ, ये क्या है और ये क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या और ये क्या है, ये स्ट्रिंजर प्लेट है और ये लॉन्जिट्यूडनल है। ये लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग है वीएलसी से भाई, तभी इतना डेप्थ है इसमें। टैंक टॉप है ये ट्रांसवर्स बल्कहेड है, ये फ्रेम है, और ये जो है स्ट्रिंजर प्लेट, ये वाली स्ट्रिंजर प्लेट है, ये लॉन्जिट्यूडनल। सो कैप का जो है इंस्पेक्शन कैरी आउट किया जाता है अलॉन्ग विद क्लास और रिन्यूअल इंटरमीडिएट सर्वे होता है, और इसमें आपका हल का होगा, कंडीशन असेसमेंट प्रोग्राम, मशीनरी का होगा और कार्गो सिस्टम्स का होगा। अब इसमें आइटम्स चेक की जाएंगे, टैंक्स एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कोटिंग चेक की जाएगी, बैलेंस टैंक का कंडीशन चेक किया जाएगा, वेसल का स्ट्रेंथ क्या है, फटीग असेसमेंट क्या है, वो सब चेक होगी। तो इसमें आपके बैलेंस टैंक के सारे टैंक्स का क्लोजअप होगा और मिनिमम कंप्लीटेड क्लोजअप ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ कार्गो टैंक्स, तो 30% ऑफ कार्गो टैंक्स का क्लोजअप होगा। वैलिडिटी थिकनेस मेजरमेंट की 12 महीने और इंस्पेक्शन कंप्लीशन टाइम है 6 महीने। तो ये था आपका कंडीशन असेसमेंट प्रोग्राम। आपका एक बचा हुआ है
पहले तो लोड लाइंस कर आपका क्रॉस टनेज नेट टनेज करा दें, उसके बाद फिर एंटी डंपिंग क्लॉज करवाएंगे। तो टनेज जो था वो हमारा कैलकुलेशन वॉल्यूम का होता था, लेकिन ग्रॉस टनेज नेट टनेज कार्गो स्पेसेस एंड कार्गो वॉल्यूम्स को डिसाइड करता है। पहले हमारी मेजरमेंट होती थी एनआरटी जीआरटी, जो हम स्पेस को 100 फीट से क्यूबिक फीट से डिवाइड करके एक फिगर लाते थे। लेकिन उन्होंने कहा भाई उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा, क्योंकि जीआरटी के बेसिस पे आपके सारे ड्यूज देने पड़ते हैं, कैनाल ड्यूज, पोर्ट ड्यूज। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे फॉर्मूला बना के हम इसको करें, उससे हमारा जीटी एन टी कम होगा। सो ग्रॉस टनेज जो है वो एक फिगर जो है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये कोई टन्स नहीं है कि हमारा वेट क्या है, ऐसा कुछ नहीं। ग्रॉस टनेज इज विदाउट एनी डायमेंशन, ये कोई टन नहीं लिखते इसमें। जब भी आपका स्टैंप लगता है ग्रॉस टनेज नेट टनेज का, उसके आगे मेट्रिक टन नहीं लिखते, सिर्फ एक फिगर लिख देते हैं, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। So this is related to the ship's overall internal volume. It is different from gross registered tonnage because gross registered tonnage में volume divided by 100 cubic feet होता था। So neither gross tonnage nor gross registered tonnage is a measure of ship's displacement. देखो आपका displacement, light ship weight, dead weight अलग चीज है। Gross tonnage, net tonnage basically figures हैं जिसके बेसिस पे आपके ड्यूज चार्ज किए जाते हैं। डेड वेट पे कोई चार्ज नहीं होता, ना इधर आपके लाइट शिप वेट पे चार्ज होता है। ये ग्रॉस टनेज नेट टनेज पे चार्ज होता है। सो ग्रॉस टनेज को कैलकुलेशंस करने के लिए आपका एक टेबल, एक एनेक्स 1 आता है ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ टनेज मेजरमेंट्स, और इसमें दो वेरिएबल हैं। एक वी है जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ शिप, इंटरनल वॉल्यूम, ये नहीं कि एक्सटर्नल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम है ऑफ शिप इन क्यूबिक मीटर्स, और एक कांस्टेंट है जिसका टेबल आपके जहाज पे रहता है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर बेस्ड, वो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका जो वैल्यू है के का, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू शिप्स टोटल वॉल्यूम। तो ये रिडक्शन फैक्टर है, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। छोटे जहाज का के का वैल्यू कम होता है, बड़े जहाज का ज़्यादा होता है, बिकॉज ये आप लॉगरिथम निकाल रहे हो वॉल्यूम का। तो नॉर्मली ये रेंज करता है 0.22 से 0.32, और इसमें फॉर्मूला आता है 0.2 प्लस पॉइंट। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके ओरल्स के लिए बता रहे हैं, और कुछ नहीं। सो जो आपका टनेज है, ये रजिस्ट्रेशन फीस, पोर्ट ड्यूज, लाइट ड्यूज सबके लिए चार्ज होता है। प्लस आपका सोलस के रेगुलेशन भी ग्रॉस टनेज का, मार्पोल के रेगुलेशन भी ग्रॉस टनेज का, कोई जहाज की कंपनी कितनी बड़ी है वो भी ग्रॉस टनेज से हम लिखते हैं, इतने ग्रॉस टनेज उनका है इस कंपनी का, तो वो ग्रॉस टनेज का यूज है। सो ग्रॉस टनेज को हम कहते हैं के इंटू वी। ये जो आपको बताया था ये फिगर 0.2 प्लस 0.02 into log to the base 10 into volume of the ship। तो ये आपका ग्रॉस टनेज आता है, और v इज द वॉल्यूम ऑफ द शिप, इंटरनल वॉल्यूम। नेट टनेज इससे कम होता है, ग्रॉस टनेज से कम होता है नेट टनेज, क्योंकि हमारा शिप कार्गो कैरी करता है, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है कार्गो स्पेसेस की, उसके बेसिस पे नेट टनेज कैलकुलेट होता है। इसका डायमेंशन कुछ नहीं है, डायमेंशनलेस है। एंड इसको मोल्डेड वॉल्यूम से, कार्गो स्पेसेस के मोल्डेड वॉल्यूम से कैलकुलेट किया जाता है। इसको आपका 4 पीक स्टोर या बैलेंस टैंक या इंजन रूम या ब्रिज या अकोमोडेशन स्पेस, ये सब नहीं लेते, सिर्फ कार्गो स्पेसेस के मोल्डेड वॉल्यूम, मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट को नहीं लेते। तो नेट टनेज जो है वो भी पोर्ट ड्यूज और के लिए लिया जाएगा। अब इसके पूरे डिटेल्स बताते हैं, देन वील पॉइंट्स पे आ जाएंगे। सो आप जब कैलकुलेट करते हो, डिपेंड करता है पैसेंजर कैरी कर रहे हो कि नहीं कैरी कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अब ये चॉइस ऑफ ड्राफ्ट वैल्यू इसको छोड़ देते हैं, इसको आगे करते हैं। जो आपका फॉर्मूला है उस पर हम आते हैं। तो आपके जो बड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, लेकिन आपका फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये फेज 2 का है। आपको चलो पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। सो नेट टनेज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें मोल्डेड ड्राफ्ट है। मोल्डेड ड्राफ्ट में आपको बताया था कील के ऊपर से शुरू होता है, बेस लाइन से शुरू होता है। और शिप सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल कन्वेंशन लोड लाइन, समर लोड लाइन ड्राफ्ट इज यूज्ड। फॉर पैसेंजर शिप ड्राफ्ट यूजेस डीपेस्ट सब डिविजन लोड लाइन। अब ये सब मैं आपको सब डिविजन लोड लाइन सब नहीं बताऊंगा, फेज 2 का मामला है। अब आपका जो पैसेंजर्स कैरी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फॉर्मूला नेट टनेज का। तो अगर वो रोरो फेरी है और पैसेंजर्स 12 से ज्यादा कैरी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में काम आएगा, नहीं तो फिर वो सेकंड सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। तो इसमें जो पार्ट्स हैं, नेट टनेज का फॉर्मूला है VC into K2. VC means total volume of cargo spaces in cubic meter. That is VC. एंड इसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं K2। K1 जो था वो भी 0.2 प्लस 0.02 था, log to the base 10 into V था वॉल्यूम ऑफ द शिप। यहाँ V के बजाय कार्गो स्पेसेस का वॉल्यूम आएगा इनटू, क्योंकि ग्रॉस टनेज में V इंटू के ही था, इसमें VC इंटू K2 आएगा इंटू 4D स्क्वायर बाय 3D। तो 4D क्या हुआ, D क्या हुआ, मोल्डेड ड्राफ्ट एट मिडशिप्स, और D इज मोल्डेड डेप्थ एट मिडशिप्स। डेप्थ का मतलब है ये आपका अपर मोस्ट कंटिन्यूस जो डेकलाइन जो है वहां से मेजर होगा आपका डेप्थ अबव द कील बेस लाइन तक। मोल्डेड ड्राफ्ट का मतलब है ड्राफ्ट मार्क से कील तक, बेस लाइन तक, उसको कहेंगे डी, और डेक लाइन से बेस लाइन तक कैपिटल डी में आएगा। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, मैं आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूं, बट आप इसके पीछे इतना ज्यादा नहीं पढ़ो, सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूं आपके आगे के लिए, बट आपको इस पीछे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो फैक्टर है 4D स्क्वायर बाय 3D जो है, इसमें एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए वैल्यू, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1। एंड ये पूरा फिगर VC into K2 into 4D square by 3D should not be less than 25% of gross tonnage. And the final value of net tonnage should not be taken as less than 30% of gross tonnage. अब अगर हमारे 13 से ज्यादा पैसेंजर हो जाएंगे, ये तो है कि अगर पैसेंजर नहीं है, इनमें पैसेंजर नहीं है, ठीक है। अब अगर पैसेंजर आ गए तो आपका फॉर्मूला और चेंज हो जाता है। अगर आपका 13 से ज्यादा पैसेंजर हैं तो उसमें एक फिगर आता है N1 और एक फिगर आता है N2। तो N1 जो है, अगर आपके पैसेंजर कैबिन में 8 से ज्यादा बर्थ नहीं है तो वो N1 आ जाएगा, और अगर बाकी जो पैसेंजर बच गए वो N2 में आता है। सो एक K3 फिगर इन्होंने दिखाया है, तो K3 का वैल्यू दिखा दिया 1.25 इंटू ग्रॉस टनेज प्लस 10,000 डिवाइड बाय 10,000। सपोज इस फिगर में 13 से कम हो गए तो ये पूरा फिगर 0 हो जाएगा और आपका नेट टनेज सिर्फ ये VC इंटू K2 इंटू 4D स्क्वायर आएगा। अगर ये 13 से कम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और वही चीज आ गई है कि VC इंटू K2 इंटू 4D स्क्वायर जो है वो 25% से कम नहीं होगा,
फाइनल वैल्यू नेट टनेज का 30% ग्रॉस टनेज से कम नहीं। तो ये आपका ग्रॉस टनेज एंड नेट टनेज है। फॉर्मूलाज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दो, आप सिर्फ अपना डेफिनेशन लिखना और यूज लिखना, ग्रॉस टनेज नेट टनेज क्या है। फॉर्मूलाज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो हाँ इंप्रेस हो जाएगा सर्वेयर, बट वैसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या समझ नहीं है वो पूछो अब, बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग एल्स। फॉर्मूला तो आप अच्छी तरह रट्टा मार लेते हो, उसमें कोई शक तो है नहीं। तो शॉर्ट नोट्स आते हैं तो इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, अगर लंबा क्वेश्चन आए तब थोड़ा डिटेल लिखो, अदरवाइज शॉर्ट में लिखो उसका यूज क्या है और कहाँ से इसको वैल्यू करते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला लिख के छोड़ दें, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक और सर्वे सिस्टम बताता हूँ जो मैं हार्मोनाइज करता रहता हूँ, वो है क्या वो भी बता दो। चाहे कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होता है हार्मोनाइज। तो आपके कई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आईएमओ ने बहुत दिया है कि सोलस है, लोड लाइन है, मारपोल है, आईबीसी है, आईजीसी है, बीसीएच है। इतने सर्वेज होंगे तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग टाइम पे सर्वे होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको जरा रेगुलराइज किया जाए सो दैट सबके लिए सहूलियत हो। सो इस हार्मोनाइजेशन के बीच में उन्होंने कहा कि 1 साल का गैप होना चाहिए बिटवीन हार्मोनाइज सर्वे। ये नहीं कि आप 5 दिन बाद दूसरा सर्वे कर रहे हो, 10 दिन बाद कुछ और सर्वे कर रहे हो। एक सर्वे के बीच में 1 साल का कम से कम गैप होना चाहिए, जिसमें आपका इनिशियल सर्वे होगा जो मैंने बताया था। इनिशियल सर्वे कब करते हैं? जब भी आप जहाज खरीदते हैं सेकेंड हैंड या नया जहाज, तो इनिशियल सर्वे होता है। फिर होता है पीरियोडिकल सर्वे, जिसमें ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है चीज़ों का टू इंश्योर दैट दे आर फिट फॉर सर्विस। फिर आपका जैसे सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है उसके 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है रिन्यूअल सर्वे। इंटरमीडिएट सर्वे 2.5 साल पे होता है, एनुअल सर्वे हर साल होता है, और एडिशनल सर्वे होता है जब भी आपका कोई एक्सीडेंट हो, मेजर रिपेयर्स हो, तो उसके लिए एडिशनल सर्वे होता है। यह आपका एन एक्सचेंज हो गया मारपोल का, या अमेंडमेंट हो गया, उसमें होता है। पैसेंजर शिप में कोई भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 1 ईयर, एंड कार्गो शिप सर्टिफिकेट के लिए वैलिडिटी होती है 5 साल। तो पैसेंजर शिप को हर साल कराना पड़ता है क्योंकि लाइव्स आपकी इंपॉर्टेंट है, जिंदगियां इंपॉर्टेंट। कार्गो चला जाए कोई बात नहीं। तो आपका हार्मोनाइज सिस्टम में हम 3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं दोनों तरफ, 3 महीना पहले 3 महीना बाद। हाँ, रिन्यूअल को ओनली 3 महीना पहले देते हैं, बाद में नहीं। एनुअल का 3 महीना पहले 3 महीना बाद, इंटरमीडिएट का 3 महीना पहले 3 महीना बाद, वो कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर शॉर्ट वॉयज पे जाता है तो वो 1 महीने का एडिशनल एक्सटेंशन दे सकते हैं। एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन शिप्स बॉटम इन 5 years। तो बॉटम सर्वे आपके जहाज का 5 साल में 2 बार होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द बॉटम इंस्पेक्शंस, जो नॉर्मली हमारे ड्राई डॉक में होता है, शुड नॉट बी मोर देन 3 साल। गैप 3 साल से ज़्यादा नहीं होना। तो इसमें हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ मैरीटाइम मरीन क्रेडिट्स कंबाइंड सेफ्टी सर्टिफिकेट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी रेडियो सर्टिफिकेट से एक कंबाइंड सर्टिफिकेट हो जाता है, कंबाइंड कार्गो शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट, जिसमें सेफ्टी कंस्ट्रक्शन भी आएगा, सेफ्टी इक्विपमेंट भी आएगा और सेफ्टी रेडियो भी आएगा, और उस सर्टिफिकेट का नाम हो गया कंबाइंड कार्गो शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट। अब आपके जो क्लासिफिकेशन में जो सर्वेज हैं वो अनशेड्यूल इंस्पेक्शन नहीं होगा, कभी भी कोई उठ के आ गया वैसे नहीं होगा। हर एक सर्वे के बीच में 1 साल का गैप होगा और आपको टाइम बता के आएंगे, ऐसे अचानक कोई नहीं आएगा। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये हो जाता है कि आपके जो सर्वेज के बीच का गैप है वो हार्मोनाइज हो जाता है। हार्मोनाइज का मतलब है आपको वो टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का, और अननेसेसरी जो टाइम पीरियड डिले हो जाता है, अभी सर्वे कराया
ओनर का खर्चा डबल हो जाता है, सर्वेयर बुलाओ फिर बुलाओ, अब उस सर्वे के लिए बुलाओ, इस सर्वे के लिए बुलाओ, वो नहीं होगा. So harmonized system is presumed to facilitate all the troubles of period between surveys, so that ship would not be have to worry about survey schedule required by one convention or the other convention, उसमें गड़बड़ हो जाता है. तो हार्मोनाइजेशन से शिप ओनर थोड़ा तसल्ली में आ जाता है. तो आपकी अब इनके ऊपर क्या क्या शिप्स पे डिपेंड करेगा, एक पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट, cargo ship safety construction certificate, equipment certificate, radio certificate, cargo ship safety certificate, load line certificate, exemption certificate, IOPP for noxious liquid substance, certificate of fitness, dangerous chemicals के लिए, certificate of fitness, liquefied gases in bulk, gas carriers के लिए, certificate of fitness for chemicals in bulk, chemical tanker. तो ये सब में आपका harmonized system of सर्वेज होगा. तो अभी आपका एक चीज बचा है, तो उससे पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर एंटी डंपिंग क्लॉज करा के फिर आपका ये खत्म हो जाएगा.